डियर स्टूडेंट, आज हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन जो है ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है। तो सेल डिवीजन को हम जो है 4 छोटे छोटे सेगमेंट्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस सेल डिवीजन को अगर मैं डिवाइड करूँ तो सेल डिवीजन को मैं इस तरीके से 4 सेगमेंट्स में स्टडी करूँगा। तो जो पहला सेगमेंट होगा यहाँ पर मैं देखूँगा कि सेल डिवीजन के जो बेसिक्स हैं वो क्या है। यहाँ पे हम इसके पाथवे को देखेंगे, फिर उसके चेक पॉइंट देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर बच्चे को ये समझ में नहीं आती है। उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम एन एंड सी साइकिल को देखेंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन और सी साइकिल क्या होता है? एन मतलब क्रोमोसोम नंबर एंड सी अमाउंट ऑफ डीएनए। तो किस फेज में क्रोमोसोम नंबर, अमाउंट ऑफ डीएनए किस हिसाब से चेंज होते हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माइटोसिस को, और माइटोसिस को स्टडी करने के बाद हम देखेंगे मियोसिस को। और जब हम माइटोसिस और मियोसिस को देखेंगे तो इसके साथ साथ ही हम इनका रेगुलेशन भी देखेंगे कि इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम सेल डिवीजन में इस तरीके से 4 सेगमेंट में पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो टोटली डेडिकेटेड है बेसिक्स को और चेक पॉइंट्स एंड यहाँ पे कुछ थ्योरी, सेल डिवीजन थ्योरी। मतलब वो कौन कौन सी थ्योरी हैं जो सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करती है कि सेल जो है वो डिवाइड क्यों हो रही है, राइट। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा कि भाई सेल डिवीजन जो है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं रुडोल्फ विर्चो। काफ़ी नाम सुना होगा आपने इनका। रुडोल्फ जो विर्चो थे, इन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया, रुडोल्फ विर्चो। और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट जो दिया था वो था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूली। क्या था? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूली। तो ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने। इसका मतलब था कि कोई भी सेल जो है, जो आपको दिखाई दे रही है, वो पहले से मौजूद किसी सेल से बन रही है। मतलब हवा में उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। कहने का मतलब कि कोई भी सेल जो हमें दिख रही है वो पहले से मौजूद किसी सेल से बन रही है। तो रुडोल्फ विर्चो का यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है और अक्सर कंपटीशन में कई बार यहाँ से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक ये था कि ये कोई प्रूफ नहीं दे पाए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। और बाद में इसी चीज़ के लिए जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कार्ल नागेली ने। मतलब बात यही कही कार्ल नागेली ने, इसी चीज़ को इन्होंने बोला। लेकिन कार्ल नागेली ने रुडोल्फ विर्चो के जो भी फैक्ट दिए गए थे तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिए गए हैं, राइट। तो कार्ल नागेली जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। क्योंकि रुडोल्फ विर्चो ने बोल तो दिया था लेकिन उन्होंने प्रूफ नहीं किया, इन्होंने प्रूफ भी किया। इसीलिए कार्ल नागेली जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो है देखिए, अब आते हैं हम बेसिक्स पे। ये मतलब साइंटिस्ट वाला जो सेगमेंट है बहुत ज़्यादा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में नहीं पूछा जाता। पहले इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते थे, अभी हमें मेन साइंटिस्ट को ही ध्यान रखना है, राइट। इसमें जो है जब भी कोई सेल डिवीजन में जाती है तो सेल डिवीजन में जाने पर बहुत सारी प्रोसेस से गुजरती है। और ये प्रोसेस कह लीजिए या उसको फेज कह लीजिए, और इन सारी फेज को मिला के ही हम एक नाम देते हैं और उसका नाम है सेल साइकिल, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेल साइकिल को पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल को हम थोड़ा सा अगर देखें कि सेल साइकिल जो है वो क्या है, कि किस तरीके से उसमें
चीज़ें डिवाइड हो रखी हैं। तो देखिए कोई भी सेल साइकिल जो होता है, पहले तो ये कि सेल साइकिल है क्या, तो कलेक्शन ऑफ फेज, मतलब सेल साइकिल किसको कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे कलेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू कर रहा है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फेज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फेज, कलेक्शन ऑफ फेज का मतलब है कि भाई जो भी सेल डिवीजन हो रहा है वो सेल डिवीजन बहुत सारी फेज से होके गुजर रहा है और उन डिफरेंट डिफरेंट फेज को मिला के ही हम सेल साइकिल कहते हैं। तो किसी भी सेल साइकिल की अगर हम फेज को अगर क्लासीफाई करें तो ये दो तरीके की होती हैं, राइट। इसमें जो है पहली जो फेज है वो है इंटरफेज, कौन सी है, इंटरफेज। और जो इसमें दूसरी फेज है वो आ जाती है डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, अब ये डिवीजन जो फेज है ये थोड़ा सा माइटोसिस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइटोसिस एक टर्मिनोलॉजी और हम यूज करते हैं। तो जो माइटोसिस टर्मिनोलॉजी है वो समसूत्रीवादन के लिए यूज होती है, यहाँ पे उस तरीके का कुछ नहीं है। जो इंटरफेज है, इंटरफेज को जब हम देखें तो इंटरफेज तीन फिर से फेज में डिवाइड हुई है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेज जो है माइटोटिक फेज, देखिए अब पहले इनको थोड़ा सा इंटरफेज को हम देख लेते हैं। कोई भी जो सेल डिवीजन में जा रही है तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है, मोर देन 95% जो उसका टाइम होगा वो जो है इंटरफेज में रहेगा, और लेस देन 5% जो टाइम होगा वो कौन सी फेज में होगा, इसमें होगा माइटोटिक फेज में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरफेज जो है नाम से ऐसा लगता है कि जैसे इंटरफेज में कोई काम नहीं हो रहा है, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंटरफेज में सेल एक्टिव नहीं है, जबकि इंटरफेज में सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको फिर ऐसा कंफ्यूजिंग नाम क्यों दिया गया, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, तो ऐसा क्यों कहा गया। तो इसको इंटरफेज इसलिए बोला गया है, रेस्टिंग फेज इसलिए बोला गया कि सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ कोई काम यहाँ नहीं हो रहा, मतलब ये कहें कि सेल डिवीजन से जुड़ी हुई कोई इवेंट आपको वहाँ होता हुआ नहीं दिखेगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इनविजिबल है, वो आंखों से नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है। कोई चीज़ बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन वहाँ बायोसिंथेटिक प्रोसेस हो रही हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, डीएनए वहाँ रेप्लिकेट होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स बन रही हैं, न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, तो वो सेल वहाँ पर रेस्ट नहीं कर रही है, तैयारी कर रही है, इसलिए इसको तैयारियों का फेज कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज, इसीलिए इंटरफेज में सेल सबसे ज़्यादा टाइम में रहती है, टोटल डिवीजन का 95% जो है वो इस इंटरफेज में गुजारती है। अब इस इंटरफेज में जो सबसे पहली फेज है, जैसे अगर टोटल सेल साइकिल का जो टाइम है ये भी वेरिएबल होता है, जैसे ईस्ट सेल है तो उसमें 90 मिनट्स होते हैं, मतलब 90 मिनट्स में एक सेल डिवीजन कर लेती है। और अगर ह्यूमंस का केस देखा जाए तो ह्यूमंस के केस में इन विट्रो कंडीशन में 24 आवर्स में सेल को डिवीजन करते हुए देखा गया है, मतलब 24 आवर्स एक ह्यूमन सेल लेती है। तो इंटरफेज में हम फिर तीन फेज पढ़ते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो जो G1 फेज है इसको जो है G1 फेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे जो G1 फेज है ये क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेगी तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होंगी, ठीक है। तो G1 फेज में क्या क्या काम हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस पहली चीज। दूसरी चीज न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, क्योंकि आगे चल के डीएनए बनना है
उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। इस तरीके से मैं ऊपर एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स हैं, मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स वो यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइट, इस तरीके के जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे सेल डिवाइड करेगी तो ऑर्गेनेल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो सेल का जो साइज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल का जो साइज है ये बढ़ता है, जब सेल का साइज बढ़ेगा तो सेल डिवीजन की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है न्यूक्लिक एसिड, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो जीवन फेज है इसका ड्यूरेशन कितना है। जैसे इंटरफेज में सबसे बड़ी फेज जीवन फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, तो ये इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे जो जीवन फेज है लॉन्गेस्ट है। जैसे ह्यूमन के केस में एक सेल को डिवीजन होने में 24 आवर्स लगते हैं, तो उस 24 आवर्स में से अप्रॉक्सीमेटली ये देखा गया है कि 12 आवर्स जो हैं वो जीवन फेज ले लेती है, तो ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जीवन फेज में एक पैटर्न और देखा गया है कि जो सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड कर रही हैं वहाँ पे जीवन फेज शॉर्ट होता है, और जो सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड नहीं कर रही हैं वहाँ कंपेरेटिवली जीवन फेज जो है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी जीवन फेज की। जीवन फेज के बाद जो अगली फेज आती है वो है एस फेज, नाम से ही क्लियर है, एस मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ कोई चीज़ बन रही है, इसका मतलब यहाँ क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, और डीएनए के बनने को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा ये तो है ही एस फेज, इसीलिए एस फेज को सिंथेसिस के बेस पे एस फेज नाम मिला है। यूजुअली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कभी एस फेज में नहीं बनती, हमेशा याद रखना। लेकिन एक ऐसी प्रोटीन है जो स्पेसिफिकली एस फेज में ही बनती है और अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, और वो जो प्रोटीन है वो है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन कौन सी फेज में बनती है, एस फेज में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स को देखा जाए तो मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स हैं वो जीवन फेज में ही बनते हैं, लेकिन एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो एस फेज में बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ऑर्गेनेल्स का नाम है सेंट्रियोल्स, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राइट। तो सेंट्रियोल्स जो है वो कौन सी फेज में रेप्लिकेट होता है बच्चों, एस फेज में, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ कंपटीशन में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रियोल रेप्लिकेशन के अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है। एक बार आईआईटी जैम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई कंपटीशन में ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रियोल तो यहाँ रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं। अच्छा, ये जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये कौन सा डीएनए है, यहाँ पे हम न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, तो उनका क्या होगा, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स डीएनए। क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स डीएनए। और ऑर्गेनेल डीएनए में दो आते हैं, एमटी एंड सीपी। एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल एंड सीपी मतलब सीपी, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ऑर्गेनेल डीएनए रेप्लिकेट in any phase, right, in any interphase phase। तो आपको ये याद रखना है कि अगर वो न्यूक्लियर डीएनए का पूछ रहा है तो वो एस फेज में बनेगा,
अगर वो ऑर्गेनल डीएनए का पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ बनेंगे, तो वो किसी भी फेज में बन सकते हैं। वो G1 में भी बन सकते हैं, एस में भी बन सकते हैं और G2 में भी बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो सिर्फ और सिर्फ कब हो रहे हैं, एस फेज में हो रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये है G2 फेज, कि भाई G2 फेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो G2 फेज में देखा जाए तो G2 फेज एस फेज के बाद आती है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, शॉर्ट मतलब इंटरफेज की ये जो है शॉर्ट फेज है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो तो ये है कि यहाँ एक प्रोटीन ऐसी है जो सिर्फ यहीं बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, राइट। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है तो उसका सिंथेसिस यहीं होता है, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ हो रही है। इसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा 3 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो G2 फेज में ही बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी, ये तीनों जो हैं ये यहीं पर रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इनमें से किसी एक का नाम दे देगा, पूछ लेगा ये कहाँ पे रेप्लिकेट होते हैं। तो इनका रेप्लिकेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? G2 फेज में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो G2 फेज है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, जैसे बहुत सारी प्रोटीन्स हैं इनका सिंथेसिस जो है अभी उस लेवल तक नहीं हो पाया है, इनको और बनाने की ज़रूरत पड़ गई, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों प्रोसेस यहाँ भी पाई जाएंगी। तो जो भी प्रोटीन कम बनी है, जिनकी आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे फिर से बन जाएगी, ठीक है। तो ये 3 इवेंट G2 फेज में होते हैं, ठीक है। अब G2 फेज से सेल जैसी निकलेगी तो वो किस में चली जाएगी? M फेज में चली जाएगी। और M फेज के अंदर जो है फिर से 2 तरीके के इवेंट्स होते हैं। M फेज मतलब सेल का डिवीजन, सेल का बंटना। तो M फेज में क्या होता है, पहले जो सेल है वो न्यूक्लियस को डिवाइड करती है, ठीक है। इसको कहेंगे हम कैरियोकाइनेसिस। क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें 4 फेज आती हैं, राइट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। तो PNAT, ठीक है। और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो होता है वो दोनों ही सेल्स में अलग अलग होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो दोनों में इसके डिवीजन होने का जो पैटर्न है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होने का, वो अलग अलग है। प्लांट सेल में सेल प्लेट के थ्रू होता है, एनिमल में माइक्रोफिलामेंट के थ्रू होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल एक रिंग बनती है। तो इसको हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस, वहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हमें ब्रीफ में याद रखना है। तो हमने देखा कि जो माइटोटिक फेज है वो फिर से जो है 2 तरीके से डिवाइड कर रही है। पहले वहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हमने कैरियोकाइनेसिस कहा, और न्यूक्लियस की और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो वहाँ पे 4 फेज यूजुअली पाई जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो यहाँ साइटोप्लाज्म की डिवीजन में 2 तरीके का पैटर्न पाया जाता है। प्लांट में अलग तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रीफली ये देखा कि सेल साइकिल क्या है, कलेक्शन ऑफ फेज है। जो भी सेल डिवाइड कर रही है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेज होती हैं, और उन फेज को मिला के एक साइक्लिक पैटर्न डेवलप हो जाता है जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं, राइट। तो जो सेल साइकिल है इसमें हमने देखा कि भाई मोस्टली जो टाइम होता है सेल साइकिल को 2 फेज में बांटा गया, इंटरफेज और माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज।
इंटरफेज जो है फिर से 3 सब फेज में बांटी गई है, G1S, G2 और माइटोटिक फेज फिर से 2 फेज में बांटी गई है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है उसको हमने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हमने यहाँ तक ये तो देख लिया कि सेल साइकिल क्या है, कितना टाइम लग रहा है, किस फेज में क्या काम हो रहा है, लेकिन क्या सेल ब्लाइंडली आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है कि G1 है तो G1 के बाद S होगा, S के बाद G2 होगा, G2 के बाद M होगा और M के बाद फिर से G1 होगा, राइट। मतलब कहने का मतलब है कि अगर सेल साइकिल का पैटर्न जो है अगर हम देखें तो सेल साइकिल का पैटर्न जो है इस तरीके से यहाँ पे डेवलप होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो है सेल साइकिल में जो है यहाँ अगर हम देखें कि जो सेल साइकिल है वो किस तरीके से फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सेल जो है ब्लाइंडली आगे की तरफ नहीं बढ़ती, सेल जो है एक रेगुलेशन रखती है। और अगर उस रेगुलेशन को स्टडी किया जाए तो हम देखेंगे कि जैसे हमारे उसमें सबसे पहले G1 फेज आती है, G1 से आगे की तरफ कौन सी फेज आएगी, G2 नहीं सॉरी, इसके बाद कौन सी आएगी, S फेज आएगी, ठीक है। तो G इसके बाद जो है G2 आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक किया है, देखिए यहाँ पे जो है हाँ G1 के जो है उसके बाद आएगी S फेज। कौन सी फेज आएगी, S फेज, ठीक है। तो S फेज जो है ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, G1 के बाद S फेज, S फेज के बाद कौन सी फेज आएगी, G2 फेज, G2 के बाद सेल चली जाती है M फेज में, और M फेज के बाद ये फिर से किधर आ जाएगी, G1 में, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे देखिए जो M फेज है इसमें हमने 2 फेज देखी थी, कैरियोकाइनेसिस और वो सब, वो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता जाएगा, ठीक है। तो जो G1 है इसमें सारा प्रोटीन वगैरह बना, सारे ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट हुए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लिक एसिड बने, राइट। उनके मतलब न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लिक एसिड तो नहीं कहेंगे बने, न्यूक्लियोटाइड बने, एटीपी बना। तो G1 जब कंप्लीट होने को होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेल जो है उन चेक पॉइंट्स पे इसको चेक करती है। तो पहला जो चेक पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। इसका क्या नाम है, G1 चेक पॉइंट। तो ये G1 जो चेक पॉइंट है, इस G1 चेक पॉइंट का काम क्या है, तो देखिए ये इंश्योर करता है कि सेल जो G1 से आ रही है, राइट, जो G1 से सेल आ रही है उस G1 से आने वाली सेल में ये देखता है कि वहाँ पे डीएनए बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, राइट। दूसरा G1 जो है सेल के साइज को चेक करता है, ठीक है। तो इसके जो फंक्शन हैं G1 चेक पॉइंट्स के वो क्या क्या है, एक तो सेल साइज, कि सेल का साइज इंक्रीज हुआ है या नहीं, तो सेल का साइज इंक्रीज होना चाहिए, राइट। सो सेल के साइज को चेक करता है ये चेक पॉइंट। उसके बाद न्यूट्रिशन को चेक करता है। न्यूट्रिशन का मतलब है
कि वहाँ पे आगे की फेज के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, राइट। उसके बाद फिर ग्रोथ फैक्टर्स को देखता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन जो है, ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे हैं या नहीं है। उसके बाद डीएनए को चेक करता है, डीएनए क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो जीवन चेक पॉइंट है ये सबसे मेजर चेक पॉइंट है, ठीक है। ये सेल का सबसे मेजर चेक पॉइंट है, मेजर मेजर चेक पॉइंट, ठीक है। तो ये जो जीवन चेक पॉइंट है ये क्या क्या चेक करता है भाई, सेल का साइज को चेक करता है, न्यूट्रिशन को चेक करता है, ग्रोथ फैक्टर को चेक करता है, डीएनए क्वालिटी को चेक करता है। मतलब सेल का साइज बड़ा होना चाहिए तभी वो आगे अलाउ करेगा, न्यूट्रिशन सारे प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, सारे ग्रोथ फैक्टर्स प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, और डीएनए क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये मेजर चेक पॉइंट है। उसके बाद ये एस फेज में एंटर हो जाती है सेल, अगर सब कुछ सही होता है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है। एस फेज में आने के बाद डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद जी2 फेज में सेल चली जाती है, और जी2 फेज में कुछ ऑर्गेनेल्स बनते हैं वहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, और कुछ जो प्रोटीन्स हैं जो जीवन फेज में सफिशिएंट नहीं बन पाई थी वो बनती हैं, और खासतौर से एक प्रोटीन है जो जी2 में ही बनती है, वो है ट्यूबुलिन, ये सब बनती हैं, और फाइनली सेल आ जाती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को बोलते हैं हम G2 चेक पॉइंट। इसका नाम क्या है, G2 चेक पॉइंट। और G2 चेक पॉइंट की खास बात क्या है कि ये क्या करता है फिर, जो G2 चेक पॉइंट है ये खास तौर से दो चीजें देखता है, ठीक है। एक तो डीएनए डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये क्या चेक करता है, डीएनए डैमेज, और दूसरा क्या चेक करता है, कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कहने का मतलब है कि ये जो चेक पॉइंट है ये चेक करता है भाई कि सेल जो है वो एस फेज से आगे आ गई है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, तो उस डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा जो है म्यूटेशन तो नहीं है कहीं। पहली चीज़ तो ये कि डीएनए बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज हुआ तो वो आगे मदर सेल में चला जाएगा, डॉटर सेल में चला जाएगा, वहाँ कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर जो है डीएनए डैमेज है तो वो इसको अलाउ नहीं करेगा, वो डीएनए डैमेज को चेक करता है, पहली चीज। दूसरा, कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, मतलब जो रेप्लिकेशन होकर डीएनए आया है क्या वो कंप्लीटली रेप्लिकेट हुआ है सही से, राइट। तो वो ये दो चीजें चेक करता है। इसके बाद जो है एम फेज आ जाता है, और एम फेज में एक चेक पॉइंट होता है, और ये जो चेक पॉइंट होता है ये थर्ड चेक पॉइंट है, ठीक है। अब ये चेक पॉइंट क्या काम करता है, तो इस चेक पॉइंट का नाम है स्पिंडल चेक पॉइंट, क्योंकि ये जो थर्ड चेक पॉइंट है जो एम फेज में हमें दिख रहा है, इसका नाम है स्पिंडल चेक पॉइंट, ठीक है। अब इस स्पिंडल चेक पॉइंट का काम क्या है, स्पिंडल चेक पॉइंट क्या करता है, ये देखता है कि भाई जो सेल के अंदर क्या है ना, एम फेज में आपने सुना होगा मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे फैल जाते हैं, और इक्वेटर पे फैलने के बाद जो है एक सेम प्लेन में आ जाते हैं, उसी को मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो स्पिंडल चेक पॉइंट ये चेक करता है कि सारे क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, राइट। तो ये इस चेक पॉइंट की खास विशेषता है। तो ये जो है तीन चेक पॉइंट्स हमने पढ़े, जीवन चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट के हमने फंक्शन देखे, G2 चेक पॉइंट के देखे, स्पिंडल चेक पॉइंट के देखे।
G1 चेक पॉइंट कहाँ पाया जाता है? G1 और S की बाउंड्री पे, मतलब G1 और S फेज की बाउंड्री पे पाया जाता है। तो G1 S ट्रांजिशन जो जोन है, जहाँ पे G1 से S की तरफ फेज जा रही है, वहाँ पे पाया जाता है। जो G2 चेक पॉइंट है, ये कहाँ पाया जाता है? G2 M बाउंड्री पे, G2 और M की बाउंड्री पर पाया जाता है। और तीसरा जो चेक पॉइंट है, स्पिंडल चेक पॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है? ये M फेज के अंदर पाया जाता है। और ख़ास तौर से इसको अगर हम देखें M फेज में कहाँ, जब सेल मेटाफेज से एनाफेज में जाती है, राइट, तो वहाँ पे ये पाया जाता है, राइट। तो एम फेज के अंदर 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज से जब एनाफेज में जाती है तो इसके बीच में ये तीसरा चेक पॉइंट पाया जाता है, जिसको हम स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सेल साइकिल जो है, इसके चेक पॉइंट्स हमने देखे कि भाई सेल साइकिल के जो है चेक पॉइंट्स क्या हैं। मतलब सेल जो है वो ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ती है, वो क्वालिटी कंट्रोल रखती है। क्यों? क्योंकि अगर ये चेक पॉइंट्स नहीं होते तो डॉटर सेल्स में बहुत ज़्यादा एरर आते, डीएनए में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन आते, उससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती। तो नेचर ने ये 3 चेक पॉइंट जो हैं, इंपॉर्टेंट जो चेक पॉइंट्स हैं, ये अलग अलग जगह पे जो है ये फिक्स किए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, जो हम सेल साइकिल रेगुलेशन में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन रेगुलेट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि सेल में सिर्फ ये 3 चेक पॉइंट्स ही हैं। ये 3 तो इम्पॉर्टेंट जो चेक पॉइंट्स हैं वो हैं। इनके अलावा और भी चेक पॉइंट्स हैं, जैसे एस फेज में भी एक चेक पॉइंट्स आता है, माइनर चेक पॉइंट, जो डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेट हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी एक चेक पॉइंट जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई किस तरीके से सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट फेज में यहाँ बटी हुई है, किस तरीके से जो है आगे चेक पॉइंट्स का क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, सेल में एरर रेट को कम किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एम फेज में। हमने जो है एम फेज को देखा, तो वही जो एम फेज है, इस एम फेज को हमने, जैसे इंटरफेज के अलावा जो दूसरी फेज थी वो कौन सी थी? एम फेज। एम फेज को हमने दो तरीके से स्टडी किया है। एम फेज में जो पहला पार्ट हमने देखा था वो था कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। हालांकि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक कारण है, मैं इसको फिर से, दूसरा जो था डिवीजन वो था साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जो कैरियोकाइनेसिस है, यहाँ पे हमने 4 फेज देखे। वही 4 फेज कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज एंड टीलोफेज। और क्वेश्चन ये उठता है कि सेल जो है वो एम फेज में एंटर हुई है, राइट। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में अलग होगा, प्लांट सेल में सेल प्लेट के थ्रू डिवीजन करेगी, और एनिमल सेल में वो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू, ठीक है। और क्वेश्चन ये उठता है कि वाई सेल एंटर इनटू एम फेज। मतलब एक ये डॉट मदर सेल है, ये आगे डिविजन्स में जा रही है और ये 2 सेल बना रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेल ऐसा कर क्यों रही है? ठीक है, उसको संख्या में प्रोलिफरेट होना है, बढ़ना है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन ये क्वेश्चन अब यहाँ ये उठता है कि ऐसा करने के लिए इसको प्रमोट कौन कर रहा है? कोई तो फैक्टर होगा जो इसको आगे की तरफ प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 थ्योरी हमें पढ़नी है, और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अक्सर एग्जाम में एम फेज को एक्सप्लेन करने के लिए कि सेल एम फेज में एंटर हुई, तो मतलब अगर हम ये कहें कि सेल अगर डिवीजन में जा रही है तो वो क्यों जा रही है, राइट। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें 2 थ्योरीज को समझना होगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए, इसमें जो पहली थ्योरी है वो आती है, आपने नाम सुना होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, ठीक है, KI इंडेक्स थ्योरी, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो थ्योरी है उसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स थ्योरी है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखना है कि KI इंडेक्स थ्योरी
में इस तरीके से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं के आई थ्योरी। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी को अगर मैं देखूं कि भाई ये किसने दी, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। पहली तो ये कि एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था हर्टविग। उन्होंने इसको प्रपोज किया, ठीक है, हर्टविग ने इसको प्रपोज किया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थ्योरी ये कहती है कि सेल डिवाइड ड्यू टू के आई डिस्टर्बेंस, मतलब एक के आई एक रेशो है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि एम फेज अकर ड्यू टू के आई रेशो डिस्टर्बेंस। और क्वेश्चन ये उठता है कि ये के आई रेशो डिस्टर्बेंस क्या है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरी ये कहती है कि भाई देखिए, सेल जो है उसमें के आई रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। के आई रेशो का मतलब है के आई इक्वल टू वी एन बटे वी सी माइनस वी एन, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे के आई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, वी एन, यहाँ पे हम देखते हैं वी एन क्या है, न्यूक्लियस वॉल्यूम, एन मतलब न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस का जो है वो वॉल्यूम, वी सी ये है सेल वॉल्यूम की पूरी सेल का वॉल्यूम, ठीक है। अब वी सी सेल के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर हम रिमूव कर दें तो हमें किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, मतलब कितना साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कभी के आई रेशियो डिस्टर्ब होगा, राइट, तो सेल डिवाइड करेगी। अब के आई रेशियो कैसे डिस्टर्ब होगा, देखिए पहले हम देखते हैं कि अगर सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है, तो इस देखिए सेल साइज जो है वो सपोज करो बढ़ रहा है, तो सेल का जब साइज बढ़ेगा तो सेल साइज बढ़ने के कारण साइटोसॉल जो है वो बढ़ेगा, राइट। सेल का साइज अगर बढ़ रहा है तो साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम या साइटोसॉल एक ही बात है, ठीक है। तो साइटोसॉल भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है, बच्चा सोचता है कि भाई वॉल्यूम भी तो, न्यूक्लियस भी तो बढ़ेगा। देखिए न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, दोनों बातें सही हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसमें इंक्रीज ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो ज़्यादा जो बढ़ेगा वो साइटोसॉल होता है, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो सेल जब साइज में बढ़ती है तो साइटोसॉल बढ़ेगा, और साइटोसॉल जब बढ़ता है तो की आई रेशो देखिए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए साइटोसॉल बढ़ रहा है, साइटोसॉल का जो वॉल्यूम है वो नीचे का पार्ट को शो कर रहा था। तो किसी भी इक्वेशन में नीचे की वैल्यू अगर बढ़ती है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, कम। तो इसका मतलब सेल साइज बढ़ने पे के आई जो रेशो है वो कम होता है, इसका मतलब डिस्टर्ब हुआ। एंड फाइनली सेल एंटर इनटू डिवीजन, और फाइनली सेल किसमें एंटर कर जाएगी, डिवीजन में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए देखो जब सेल का साइज बढ़ता है तो इसीलिए सेल डिवीजन में एंटर कर जाती है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई सेल साइज बढ़ने पे सेल क्यों डिवाइड की, क्योंकि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो डाउन हुआ, राइट। अब हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि भाई सेल का जो साइज है मान लो कम हो रहा है, तो सेल का जब साइज कम होगा तो न्यूक्लियस भी कम होगा
और साइटोप्लाज्म भी कम होगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? साइटोसोल में, क्योंकि साइटोसोल जो है वहाँ पे ही आपको कमी ज़्यादा क्लियर दिखेगी, साइटोसोल कम हुआ। हालांकि न्यूक्लियस भी कम होगा, लेकिन साइटोसोल में कमी ज़्यादा होती है। अब ये साइटोसोल का जो वॉल्यूम है उसमें कमी ज़्यादा हो रही है, तो ये तो नीचे की वैल्यू थी, और नीचे की वैल्यू किसी भी मैथमेटिक्स इक्वेशंस में अगर कम हो रही है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो के आई जो रेशो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा, और के आई रेशो जैसे ही बढ़ा तो सेल डज नॉट एंटर इनटू माइटोसिस फेज या एम फेज। इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि जब सेल का साइज कम होता है तो सेल एंटर क्यों नहीं करती, और जब सेल का साइज बड़ा होता है तभी सेल एंटर क्यों करती है, उसका ये कारण है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, राइट। और वो इक्वेशन क्या रहेगी? वो ये रहेगी कि भाई अगर किसी सेल को डिवीजन करना है तो उसमें ये इक्वेशन यहाँ पे आपको फॉलो करनी है कि भाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स है वो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, तो 4 एम फेज, राइट, कि एम फेज के लिए के आई रेशियो, के आई जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? शुड बी लो। इसका मतलब जब कभी भी के आई रेशियो कम होगा, राइट, तब सेल एम फेज में एंटर करेगी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, और इस फॉर्मूले का एम फेज की एंट्री से क्या संबंध है ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, वो पूरा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कैरियोप्लाज्मिक की जो इंडेक्स थ्योरी है वो इस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से जो है सेल जो है वो एम फेज में एंटर हो रही है। आखिर वो क्या कारण है जो सेल को एम फेज में एंटर होने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अकेली थ्योरी नहीं है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, एक दूसरी थ्योरी भी है। उस दूसरी थ्योरी का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी। सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं एस, और वॉल्यूम, वॉल्यूम को कहते हैं वी, और रेशियो थ्योरी। तो ये थ्योरी अपने तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी क्या कहती है? हाँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को हम एस वी रेशियो भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह आप उसको ये भी पढ़ोगे, एस वी रेशियो थ्योरी। ठीक है, तो देखिए ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर रही है। ये थ्योरी ये कहती है कि कोई जैसे सेल है, ठीक है, ये मान लो सेल है, इस सेल में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि सेल जो है बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेती है, और एक ये अंदर का एरिया है। तो जो अंदर का एरिया है ये वॉल्यूम को बताता है, और जो सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चेंज हो रहे हैं ये सरफेस एरिया को बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सरफेस एरिया मतलब सप्लाई, क्योंकि सप्लाई जो है वो मेम्ब्रेन से हो रही है, और वॉल्यूम मतलब डिमांड, क्योंकि अंदर सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं और केमिकल रिएक्शंस को जो है रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये मतलब सरफेस एरिया से मतलब है सप्लाई, कि आप कितनी सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जो भी सप्लाई हो रही है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रही है। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब है जो चीज़ें अंदर हैं, अंदर मतलब अंदर बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं और उनकी अपनी एक डिमांड है, रॉ मटेरियल की डिमांड है। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कभी सेल लार्ज होगी, मतलब कोई सेल जो है साइज में बढ़ी, जब सेल साइज में बढ़ेगी तो वहाँ पे जो है सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है ये भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। इसका जो रेशियो है इसको अगर हम देखें
देखिए अलग अलग तो वो दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन जब सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किया जाए तो ये देखा गया है कि लार्ज सेल साइज में, मतलब जो सेल का साइज बढ़ता है तब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कम होता है, राइट। और जब भी कभी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होगा, इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो कम क्यों हुआ, इसका मतलब नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर की वैल्यू कम है। ऊपर की वैल्यू किसको दिखाती है, सप्लाई को दिखाती है, इसका मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब सेल किस में एंटर कर जाएगी, डिवीजन में। तो सेल एंटर इनटू एम फेज, और सेल किस में एंटर कर गई, एम फेज में एंटर कर गई, वो डिवाइड करेगी क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, राइट। जब भी कभी घरों में सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो बंटवारा होता है कि नहीं, वही फंडा यहाँ है, ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है ये जरूर समझ लेना। अब अगर सेल का जो साइज है वो ना बढ़े, अगर सेल का साइज कम हो रहा है तो जो ये रेशो है एस बी रेशियो, इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। तो तब सेल जो है, अगर ये रेशियो बढ़ रहा है इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब सरफेस एरिया किसको शो कर रहा है, सप्लाई को, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, डिवीजन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सेल डज नॉट एंटर इनटू एम फेज, तो सेल यहाँ पे बिल्कुल भी एम फेज में एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि फॉर एम फेज, मतलब एम फेज के लिए एस पी रेशियो का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो फॉर एम फेज अगर हम एस पी रेशियो देखें तो एस वी रेशियो बोले तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, एस वी रेशियो शुड बी लो, राइट, शुड बी लो। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है हमने वहाँ पे भी पढ़ा था KI में भी, तो इसका मतलब दोनों में सेम ही पैटर्न है, KI भी कम होना चाहिए और एलफेज मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी के हिसाब से एसवी रेशियो भी कम होना चाहिए। तो हमें याद करने में भी आसानी रहेगी कि दोनों ही रेशियो कम होने चाहिए अगर सेल को डिवीजन में जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों हमने कुछ बेसिक स्टडी किया सेल डिवीजन का, उसके बाद हमने चेक पॉइंट्स को डिस्कस किया, चेक पॉइंट्स के बाद फिर हमने वो सारी थ्योरी देखी, दो मेनली इसमें थ्योरी ज़्यादा आती हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी की सेल जो है वो डिवीजन में एंटर क्यों करती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक जो पार्ट है सेल डिवीजन का वो आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम नंबर का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है और किस फेज में ये किस तरीके से चेंज होते हैं, इसको मैं स्टडी करूँगा और उसको हम डिस्कस करेंगे, और देन अकॉर्डिंगली हम माइटोसिस और मियोसिस को फर्दर कमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे।